प्यारे मित्रों, नमस्संस्कृताय। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, है कि नहीं। घर पर जितना समय आप बिता रहे हैं वो सारा समय ज़्यादातर आपका पढ़ाई पे होना भी चाहिए और अच्छे अंकों को अर्जित करेंगे, ऐसी हम उम्मीदें आप सभी से रखे हुए हैं, है ना। तो प्रकरण हमारा जो है वो समास का चल रहा है। समास में हमने कर्मधारय समास, इस समय जो तत्पुरुष का एक तरह से कहें तो भेद है, समानाधिकरण का जो पर्याय है, समानाधिकरण जिसे कहते हैं उसे कर्मधारय समास भी कहते हैं। तो चाहे तत्पुरुष का भेद कह लीजिए या अलग तरह से आप जान लीजिए, बस आपको यूपी टेट में 6 समास जानने हैं। तो आप जिस तरह से आप समझ सकें उसको उस तरह से समझ लीजिए, क्योंकि तत्पुरुष का भी भेद ये कर्मधारय और कर्मधारय का भेद दिगु कहलाता है, लेकिन 6 समासों में अलग भेद कर्मधारय का रखा गया है, इसलिए कर्मधारय को हम विशेष तौर से यहाँ पर रखे हैं। नहीं तो वैसे भी तत्पुरुष के साथ एक बार इसकी व्याख्या हमने कर दी थी, ठीक है ना। क्लास पे ध्यान देते हैं सभी लोग। मुकेश यादव आजमगढ़, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया, सभी लोगों को गुड इवनिंग। गुंजन प्रजापति जी, शुभ संध्या। सभी लोगों को शुभ संध्या। सभी लोग बस आ जाइए अब और बस मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमने पहला जो पढ़ लिया उपमान पूर्व पद कर्मधारय। उपमान पूर्व पद कर्मधारय आपने जान लिया। दीपक कुमार चौधरी जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया। रागिनी पांडे, शुभ संध्या जी। देख लीजिए, आपने कर्मधारय एक समास के अंतर्गत पहला प्रकार आपने देख लिया, उसका क्या था? उपमान पूर्व पद कर्मधारय। उपमान और उपमेय में हमने अंतर बताया। जिस चीज से तुलना की जाती है, मतलब जो दूर होता है वो उपमान होता है और जो नजदीक होता है वो उपमेय होता है। तो ये चीजें आपको उपमान और उपमेय में जो कंफ्यूजन आपका रहा वो दूर हमने कल किया। यदि जिसको दिक्कत है वो कल की वीडियो देख लेगा। और फिर भी यदि मान लीजिए अभी जानना है तो मैं बता दूं, जैसे मुख कमल कह दिया जाए तो कमल जो होगा वो दूर होगा और मुख आपका नजदीक है, तो नजदीक वाला उपमेय हो गया और कमल उपमान हो गया, ठीक ना। जैसे चंद्रमुखी कह दिया गया तो चंद्रमा दूर है, वो उपमान हो गया, और मुखी जो मुख है वो उपमेय हो गया, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आज का जो प्रकरण है कर्मधारय समास का जो दूसरा प्रकार है उस पर हम बात करते हैं, उपमानोत्तर पद कर्मधारय, ठीक ना। उपमानोत्तर पद कर्मधारय। ठीक ना, सभी लोग नोट कर लीजिए। उपमान उत्तर, इसको यदि विग्रह करेंगे तो उपमान प्लस उत्तर, मतलब उत्तर पद में उपमान हो। तो पूर्व पद में क्या रहेगा? पूर्व पद में कोई सामान्य गुणवाची शब्द रहेगा जिसे उपमेय कह सकते हैं, है ना। जो नजदीक रहेगा उसे उपमेय कह सकते हैं। तो उत्तर पद वाला, मतलब समास में 2 पद होते हैं। जैसे आपने संधि देखा, बीच में प्लस रहता था तो एक पद इधर रहता था, एक पद इधर रहता था। तो ये 2 पदों में ये पूर्व पद हो गया और ये उत्तर पद हो गया। तो उत्तर पद ये क्या हो गया? ये यहां पर क्या कह रहा है? ये उपमान होगा, ठीक ना। और यहां पर क्या होगा? यहां पर उपमेय होगा, ठीक है। ये आप समझ लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट, कोई कठिन तो नहीं लग रहा है? उपमान पूर्व पद कर्मधारय, अनिल मौर्य जी, इसको हमने, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया, ठीक ना। संतोष गौतम जी, जी आज उपमानोत्तर पद कर्मधारय पढ़ना है, ठीक है। उपमानोत्तर पद कर्मधारय में आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे, समझ में आ ही गया है कि उत्तर पद उपमान होगा और पूर्व पद क्या होगा? उपमेय होगा, या साधारण गुणवाची कोई शब्द हो, सामान्य गुणवाची हो, है ना। तो इस तरह से जो पूर्व पद होगा वो उपमेय रहेगा और उत्तर पद वाला उपमान रहेगा, जिससे तुलना की जाएगी, ठीक ना। इस पे थोड़ा सा नोट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब दूसरा पद
या उत्तर पद कह दीजिए। जब दूसरा पद या उत्तर पद उपमानवाचक रहे, ठीक, मतलब दूसरा पद की बात यहां पर, दूसरा जो है यहां पर प्रधान है, उपमान की बात कर रहा है। उपमान कहां होना चाहिए? दूसरे पद में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप दूसरे पद के बारे में लिख लीजिए कि दूसरा पद क्या हो? उपमानवाचक हो। और प्रथम पद क्या हो? तथा पूर्व पद सामान्य गुणवाची हो। वहां उपमानोत्तर पद कर्मधारय होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? उपमान पूर्व पद कर्मधारय अनिल मौर्य जी इसको, इसके विषय में हमने बात कर लिया था। अब ये उपमान उत्तर पद कर्मधारय में आप नोट कर लीजिए। जब दूसरा पद या उत्तर पद उपमानवाचक हो तथा पूर्व पद सामान्य, ये उपमान है, ठीक ना, उपमानवाचक हो तथा पूर्व पद सामान्य गुणवाची हो, वहां उपमान उत्तर पद कर्मधारय होगा। ठीक है, इतनी बात इसमें जाननी थी, ये चीज आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, इसका उदाहरण देख लीजिए। तो यहां पर लिख लीजिए सामासिक पद, हाँ, और यहां पर लिख लीजिए सामासिक विग्रह। समास का समास विग्रह कर दीजिए। समास विग्रह। और यदि ज्यादा जानना है इसका तो अर्थ भी लिख लीजिए, अर्थ भी जाने रहिए, है ना। तो यहां पर लिख लीजिए जैसे मुख कमलम, क्या है? मुख कमलम, ठीक ना। देख लीजिए इसमें कमल जो है ये दूर है और मुख कहां है? नजदीक है। तो दूर वाले को उपमान कहते हैं और ये उत्तर पद में आपको दिखाई दे भी रहा है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए कि मुख कमलम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। यदि कर्मधारय के अंदर पूछेगा कि इसमें कौन सा समास है तो मुख कमलम में आप उपमानोत्तर पद उपमानोत्तर पद कर्मधारय बताइएगा, ठीक ना। इतनी बात आपको कहना है, ठीक है। इसका समास विग्रह होगा मुखम कमलम इव, ठीक, मुखम कमलम इव। ऐसा कोई मुख या ऐसा कोई चेहरा जो कमल के समान हो, है ना। ऐसा कोई चेहरा जो कमल के समान हो। कमल में क्या विशेषता होती है? उसमें कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन देखने में बहुत सुंदर होता है। तो कोई ऐसा चेहरा जो बहुत सुंदर हो, कमल के जैसा, गुलाब, मतलब बड़ा, जैसे कमल में गुलाबीपन होता है, रेड कलर होता है, उस तरह का थोड़ा सा लालाई तो हो चेहरा, है ना। तो वो चीज में जो है उसकी सुंदरता कही कि कमल से तुलना की गई है, ठीक ना। मुख कमल के समान, कमल के जैसा कर दीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को डाउट? मुखम कमलम इव, जी रागनी पांडे जी बिल्कुल। इसका जो सामासिक विग्रह होगा वो मुखम कमलम इव हो जाएगा, ठीक ना। इव के मतलब, इव जो है ये जो है एक तरह से अव्यय पद है और ये जो है लग जाता है तो जैसा या समान का अर्थ देता है, ठीक ना। इतनी बात जाने रहिएगा। और देख लीजिए नरसिंहा, नरः सिंहा इव, ठीक ना। नरः सिंहा इव। नरः सिंहा इव, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? कोई ऐसा पुरुष जो शेर के समान हो, ठीक ना। कोई ऐसा पुरुष जिसका जो शरीर कैसा हो? शेर के समान हो। तो इसका क्या लिख दिया जाएगा? इसका हो जाएगा ऐसा मनुष्य जो शेर जैसा हो,
ऐसा मनुष्य जो शेर जैसा हो। ठीक ना। अगला उदाहरण देख लीजिए, पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र, इसका सामासिक जो विग्रह बनेगा वो ये होगा, पुरुषः व्याघ्रः इव। ठीक ना। इसमें भी कोई ऐसा पुरुष जो व्याघ्र के समान हो, मतलब पुरुष व्याघ्र के जैसा, बाघ कर दीजिए, बाघ के जैसा, बाघ के जैसा या समान, जो भी आपको ठीक लगे वैसा आप लिख लीजिए। ठीक ना। तो इनमें एक विशेष गुण रहता है, जैसे शेर में क्या होता है विशेष गुण, दहाड़ने वाला। तो जैसे कोई व्यक्ति होता बहुत दहाड़ता है, बहुत चिल्लाता रहता है, तो उसको लोग शेर के जैसा कह दिया है ना, कुछ विशेष गुण से। इसी तरह व्याघ्र में क्या एक विशेष गुण होता है, उसकी सूंघने की ग्रहण शक्ति बहुत तेज होती है। यदि जंगल में कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो उसमें, उस जंगल में यदि बाघ हो तो वो सूंघ के जान जाएगा कि यहां पर कोई, इस जंगल में चाहे जितना किलोमीटर का दूर हो, 1-2 किलोमीटर में रहेगा, तब भी वो सूंघ के जान जाएगा कि यहां पर कोई व्यक्ति है। तो इस तरह से कोई पुरुष ऐसा जो व्याघ्र के जैसा हो, मतलब उसकी सूंघने की शक्ति ज्यादा होगी, इस वजह से उससे तुलना की गई। ये सब चीजें जानना ज्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन ये जान लीजिए कि ये पुरुष व्याघ्र जैसा है, ये इसमें उपमानोत्तर पद कर्मधारय है। ठीक है, इतनी बात आपको जाननी थी। पुरुषः व्याघ्र इव। जी बिल्कुल, सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं लग रहा है, कठिन नहीं लग रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं, इतना सब लोग नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। आगे है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। ठीक ना। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। वैसे कर्मधारय का एक जो सामान्य गुण है वो विशेषण पूर्व में रहता ही है। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण पूर्व में रहता ही है, ये इसका सामान्य गुण है। लेकिन ये भी चीज आपको जानना है कि इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, वो चीज जान लीजिए। जैसे और तमाम तरह से अभी डिवाइडेशन किया गया इसका, उपमानोत्तर पद कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। तो विशेषण पूर्व पद और फिर दोनों पदों में विशेषण रहेगा, वो चीज भी दिखाना, इसलिए इसको भी दिखाना जरूरी था। ठीक है ना, इतना ये जान लीजिए। आजमगढ़ में कहां से शेर बहादुर जी? अच्छा ठीक है, पूछ लीजिए भैया कहां से हैं। परीक्षा के समय भी मिल लीजिएगा, सेंटर उंटर पूछ लीजिएगा, नंबर वंबर ले लीजिए। ठीक है, लिखिए इस पे कर्मधारय समास का ऐसा पूर्व पद जो विशेषण हो। क्या हो? विशेषण हो। तथा दूसरा पद विशेष हो, वहां विशेषण पूर्व पद कर्मधारय होता है। ठीक है, कर्मधारय समास का ऐसा पूर्व पद जो विशेषण हो, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दो पदों में समास विभाजित रहता है, इसका विग्रह होता है इस तरह से, है ना। तो इस तरह से जो पूर्व पद होगा वो विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा, वो विशेष होगा, जिसकी विशेषता पहला वाला पद करेगा। ठीक ना, ये चीज जो पहला पद होगा वो विशेषता बताएगा किसकी, दूसरे वाले पद की। तो ये चीज कह रहा है। तो एक तरह से इसको कह देंगे, ये जो विशेषण होगा इसको उपमान कह देंगे और इसको क्या कहेंगे, इसको जो है उपमेय कह देंगे। ठीक ना, मतलब जो पूर्व पद रहेगा वो उपमान रहेगा और जो उत्तर पद रहेगा वो उपमेय रहेगा। इस तरह से भी यदि आप समझ पाए तो
समझ सकते हैं, लेकिन ज्यादा कठिन परिभाषा ना हो, इस वजह से इसको जिस तरह से कहना चाहिए वो हमने आपको बता दिया कि आपको हमेशा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वैसे भी आपके एग्जाम में परिभाषाएं नहीं लिखने के लिए आती हैं, बस आप जितने से जितना सरल भाषा में समझ सकें वही आपके लिए हित कर रहेगा, है कि नहीं। खुशबू दुबे सर वाइस क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या मैडम जी? सर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। अच्छा नहीं चालू है, वॉइस सही नहीं आ रही है सर जी। अच्छा बोलिएगा जब सही आने लगे, बताइए आ रही है सही आवाज? बफरिंग हो रहा है, अच्छा सही है आवाज। अच्छा सर आवाज नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रही है, हो गई सही। अच्छा अब ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सही हो गई है, अब सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बताना चाहिए आपको, आवाज जब सही ना आए तो बताइएगा जरूर। तो कर्मधारय समास का ऐसा पूर्व पद जो विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष हो, वहां पर विशेषण पूर्व पद कर्मधारय होता। तो ये जो होता है इसमें, इसको जो ये विशेषण है इसको उपमान भी कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, इसको उपमेय कह सकते हैं, ठीक ना। इसको क्या कह सकते हैं, उपमेय कह सकते हैं। तो परिभाषा आपकी कठिन ना हो इसलिए जो है इसको हम बहुत साधारण से शब्दों में इसको परिभाषा को परिभाषित किया गया है कि आपको समझ में आ जाए। वैसे भी आपकी परीक्षा में परिभाषा लिखने के लिए नहीं आता है, आपकी परीक्षा में आएगा तो ये इसमें से उदाहरण पूछ लेगा या तो इसका भाव पूछ लेगा, है ना। तो बस वो चीज जाने रहिएगा कि इसमें विशेषण पूर्व पद कर्मधारय या विशेषण उत्तर पद कर्मधारय या विशेषण जो है उभय पद विशेषण या उपमान उत्तर पद या उपमान पूर्व पद, इस तरह से जो भी रहेगा आप सभी का उदाहरण जाने रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे ज्यादातर इस तरह से भी डिवाइड करके नहीं पूछेगा आपसे, कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि इस तरह से समास पूछेगा, लेकिन फिर भी पूछने के लिए वो स्वतंत्र है, कुछ भी पूछ सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं पूछता है, लेकिन ये है कि कभी पूछ ले तो आप ये भी जाने रहिए, इसलिए ये सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। सुमन गौतम गुड इवनिंग सर, मुझे लगा मेरे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गई। अच्छा रागिनी पांडे जी, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, टेक्निकल इश्यू हो जाता है, हर जगह होता है, ठीक ना, कोई चिंता की बात नहीं, अब सही हो गया है। तो इसमें देख लीजिए सामासिक पद इसे यहां पर लिखना है और यहां पर समास विग्रह कर देना है। और यहां पर अर्थ लिख देना है। इस तरह से आप भी लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा, है ना। तो क्या कहता है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय में विशेषण पहला शब्द होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, विशेष्य होना चाहिए। तो देख लीजिए इसका, कृष्ण शर्पा दिखाई दे रहा है ना, मतलब इंक वाला जो कलम वाली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि कलर कुछ दिक्कत हो रही हो। कृष्ण सर्पा, देख लीजिए कृष्ण का मतलब होता है काला, कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला, और सर्प तो जानते हैं ये सांप को कहते हैं। तो ये सांप की विशेषता क्या बता रहा है कि सांप ऐसा है जो काला है। तो ये वाला पूर्व पद जो है क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है और ये विशेष है। तो विशेष की विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण बताएगा। ये काला जो शब्द है ये सांप की विशेषता बता रहा है कि सांप ऐसा है जो काला है, ठीक ना। तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय के उदाहरण आप पढ़ रहे हैं तो विशेषण आपको पहले दिखाई दे रहा है कि सांप का रंग कैसा है, काला है, ठीक ना। इसका समास विग्रह जो होगा वो होगा कृष्णः शर्पः, ठीक ना। इसका अर्थ जो होगा वो तो आप जान ही गए, काला सांप, ठीक है। कोई दिक्कत दिख रहा है सर, अच्छा रोशनी वर्मा जी सभी को सही लग रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आराम से पढ़िए। और देख लीजिए और है उदाहरण, देख लीजिए नील कमलम, जैसे नील कमलम, नील क्या है, नीले रंग का विशेषण है, ये नीला रंग है, नील का मतलब क्या, नीला, ठीक है ना। और कमल के बारे में आप जानते हैं जो कमल होता है ना। तो इस तरह से नीलम कमलम इसका भी विग्रह हो जाएगा, नीलम कमलम,
ठीक है, नीलम कमलम मतलब नीला कमल। कमल की बहुत सारी वैरायटियां पाई जाती हैं, जैसे श्वेत कमल, लाल कमल, नीला कमल, इस तरह से ये जो है तमाम सारी उसके विशेषताएं हैं। तो ये विशेषण जो बता रहा है कमल का रंग कैसा है, नीला है, तो पूर्व पद में जो है क्या है, विशेषण लगा हुआ है। ठीक है ना, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। बहुत कठिन नहीं है, दुनिया का सबसे आसान समास इस समय आप पढ़ रहे हैं और कठिन होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, रक्तोत्पलम, रक्तोत्पलम, ठीक है, रक्तोत्पलम। रक्त का मतलब क्या होता है, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। तो यहां पर रक्त का रंग जो है लाल से मतलब है, ये रक्त का मतलब क्या हो गया, लाल से। और उत्पल मीन्स क्या होता है, कमल होता है। उत्पल किसका पर्यायवाची है, कमल का। ठीक है ना, तो इसका जो है सामासिक विग्रह जो बनेगा वो सामासिक विग्रह होगा रक्तम कमलम। ठीक है ना, यहां पर लिख लीजिए लाल कमल। देख लीजिए, ये सारे जो उदाहरण हम दे रहे हैं फालतू वाले नहीं लिखवा रहे हैं, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से मैं इन्हीं उदाहरणों को रखा हूं। बहुत सारा लिखाने से कोई मतलब है नहीं है, और फिर यदि आपको पढ़ना ही है तो बहुत सारी किताबों में बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। वैसे तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको जाने रहिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिए। पीतांबरम, पीतांबरम, पीतांबरम में लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। देख लीजिए, पीतांबरम, यहां पर मकार जो लगा है, यदि मकार के स्थान पर विसर्ग लगा होता, कैसे लगा होता, यदि पीतांबरा होता, क्या होता, पीतांबरा होता तो ये बहुब्रीहि समास हो जाता, लेकिन पीतांबरम है, कर्मधारय है। आप इतना याद रखिएगा, सभी लोग याद रखिएगा, यदि मकार लगा रहेगा तो कर्मधारय में जाएगा, यदि विसर्ग लगा रहेगा तो बहुब्रीहि में जाएगा। विसर्ग से बहुब्रीहि और मकार से कर्मधारय। ठीक है ना, इतना आप भिड़ा लीजिए कि विसर्ग से बहुब्रीहि और मकार से कर्मधारय। ठीक है ना, इतना भिड़ा लेंगे जी, टू द पॉइंट जी, बिल्कुल, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। यदि पीतांबरम पूछ ले और आप बहुब्रीहि मार के चले आए तो फिर ये थोड़ा सा बुरा लगेगा हमें भी, और फिर बाद में आपको भी बुरा लगेगा कि अरे क्या करके आए हैं, है ना। तो इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा, पीतम अंबरम। ठीक है, यदि बहुब्रीहि होता तो पीतम अंबरम यस्सा, मतलब पीला वस्त्र है जिसका, मतलब वो पीले वस्त्र के विषय में नहीं, ये पीला वस्त्र किसका है उसके विषय में विशेषता पूछ रहा, तीसरे व्यक्ति के विषय, है ना, तो वो बहुब्रीहि हो जाएगा। यहां पर पीतांबरम केवल पीले वस्त्र की बात कर रहा है, वस्त्र कैसा है, पीला है, पीला वस्त्र। ठीक है ना, या पीला कपड़ा कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझे रहेंगे। मकार और विसर्ग को थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, बार बार हम कह रहे हैं, इसमें पीतांबरा और पीतांबरम में ध्यान रखिएगा। ठीक है, महात्मा, महात्मा लोग बहुत पूछा करते हैं, महात्मा में कौन सा समास है बताइए, है ना। तो महात्मा में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, और कर्मधारय के अंदर भी बहुत पूछ लेगा तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय के बता दीजिएगा, है ना। तो बहुत लोग जो पूछा करते हैं, यदि हिंदी वाले कोई पूछते हैं उनके सामने जब इस तरह से बता देंगे ना विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, वो चक्कर खा के गिर जाएगा कि अरे बाप रे अब इससे कुछ ना पूछो। नहीं, आप कह दीजिएगा नहीं पूछ लो, नहीं एक तो हम पूछ लेंगे तो तुम धई मारोगे। ठीक है ना, तो इसमें लिख लीजिए उदाहरण, वो समास विग्रह, महान चासौ आत्मा, महान चासौ आत्मा, महान आत्मा। ठीक है, महान चासौ आत्मा, महान आत्मा। ठीक, इस तरह से आप देखे रहेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा और गड़बड़ भी नहीं होगा। एक दो ठो और देख लीजिए, महर्षि, महर्षि का सामासिक विग्रह जो बनेगा वो बनेगा महान चासौ ऋषि, महान चासौ
ऋषि। ठीक, इसका जो अर्थ निकलेगा वो होगा महान ऋषि। ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट। अभी से बेस्ट ऑफ लक। अच्छा चलिए, बेस्ट ऑफ लक दीजिए भैया एक दूसरे को, आपके लिए भी बेस्ट ऑफ लक है। महानदी, महानदी में इसका समास विग्रह जो बनेगा वो महती नदी। महती नदी मतलब बड़ी नदी, है ना। महती का मतलब बड़ी हो गया। ठीक है, जैसे आप नहीं कहते आपकी बड़ी महती कृपा है, हाँ आपकी बहुत बड़ी महान कृपा है, इस तरह से अर्थ निकालिएगा तो महती का आपको बड़ी समझ में आ जाएगा। और बड़ी नदी को क्या कहेंगे? महानदी कहेंगे। ठीक है, ठीक है, इतनी सब बात समझ में आ गई। सर चाशो क्यों आया? चा अशो, चा मतलब और, अशो उसके लिए आया है, मतलब ये विग्रह करते वक्त जो है इसको इस तरह से विग्रह किया जाता है, बस यही समझ लीजिए। चा असौ, चा मतलब और, अश धातु के साथ मतलब असौ जो है इसको इंगित करता है आत्मा को, मतलब उसे जो है, और उस आत्मा को जो है क्या कहेंगे? महान आत्मा कहेंगे। जैसे हमने बताया पीतम अंबरम यस्य सा, यस्य सा क्यों आया? कि यह जिसका है वह, मतलब पीला वस्त्र है जिसका वह। तो इसी तरह से महान और आत्मा है जिसकी, अशो मतलब आत्मा है जिसकी, ये अश धातु भी जिसके लिए आया है। ठीक है ना, यहां पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपसे विग्रह करवाएगा भी नहीं वैसे तो, लेकिन बस ये जानिएगा महात्मा में कौन सा समास है, तो बस ये ज्यादा जरूरी है जानने के लिए। ठीक है, यदि आपसे करवाएगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। महान चासो आत्मा, दो जगह आपसे ये चासो पूछ लिया है ना, यहां पर और वहां पर, केवल दो जगह पर है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है सर, धातु रूप कब पढ़ाएंगे? हम सोच रहे हैं कि समास के बाद एक दिन का, केवल 1 घंटे में हम धातु रूप और शब्द रूप की एक विशेष ट्रिक आपके सामने रख दें। आप बस उसी के आधार पर 2-4 बार यदि धातु रूप और शब्द रूप देख लेंगे तो बस आपका कल्याण हो जाएगा। मतलब 2-4 दिन आप उसको पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, नहीं भिड़ा तो लेंगे ही, कहीं ना कहीं यदि कुछ भी रहेगा आप भिड़ा लेंगे। ठीक है, सतीश यादव, श्री कृष्णा जी, जी बिल्कुल, जय श्री कृष्णा भैया। सबसे कठिन प्रत्यय समास होते हैं। प्रत्यय ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, पूरे संस्कृत में आपसे प्रत्यय ज्यादा नहीं पूछता है। अरे क्या पूछेगा, अभी आपके यहाँ पे टेस्ट में पूछा था, 2-1 प्रत्यय पूछा था, है ना, तो धा धन अक्त्वा पूछा था शायद, तो धा धन, धा को हा आदेश, वो ही आदेश हो जाता है, धा को क्या हो जाता है? ही आदेश हो जाता है, और इसमें का लोप हो जाता, केवल त्वा बचता है, तो क्या हो जाएगा? हित्वा हो जाएगा, है ना। इस तरह से पट धातु में अनियर जोड़ेंगे, पठनीय बन जाएगा। इस तरह से बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, यदि आप थोड़ा सा अपने से सेंस लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन यह है कि बिना पढ़े आप कुछ करें तो ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि सांप का मंत्र न जाने, मतलब बीजी का मंत्र न जाने, सांप के हाथ बिल में हाथ डालना। तो उस तरह से यदि आप जाने नहीं रहेंगे तो फिर कहीं पे भी हाथ डालेंगे तो गड़बड़ तो हो ही जाएगा। थोड़ा बहुत यदि पढ़े रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत देखना तो पड़ेगा, देख लीजिएगा तो समझ में आ जाए। अक्त्वा का यदि तो त्वा बचता है, अक्त्वा यदि प्रत्यय लगा रहेगा तो वहां पर त्वा बचता है। हाँ, ये कहीं कहीं पे गड़बड़ होता है, जैसे धा का हा हो गया है, नहीं तो इस तरह से नहीं होता है हर जगह। जैसे पढ़ धातु में अक्त्वा जुड़ेगा तो पठित्वा हो जाएगा, है ना, धा में अक्त्वा जुड़ेगा तो हित्वा हो जाता है। इस तरह से अक्त्वा जब जुड़ेगा तो त्वा केवल बचता है। ठीक ना, तो कई जगह जो है धा का ही बन गया। जी बिल्कुल, तो अभी टेस्ट में पूछा गया था, हमने पेपर आज देखा है। नेक्स्ट टाइम मेरे साथ सीटेट का फॉर्म कौन कौन फिल करेगा? अच्छा, सुमन गौतम जी पूछ रहे हैं। चलिए आगे देख लीजिए, उभय पद विशेषण। उभय पद विशेषण, उभय का मतलब क्या होता है? दोनों पद। उभय का मतलब दोनों पद, मतलब उभय पद दोनों पद, दोनों पदों को क्या करेंगे? विशेषण रखेंगे, दोनों विशेषण हो, है ना, दोनों पद क्या हो? विशेषण हो। तो इसमें थोड़ा सा नोट करेंगे तो और फिर इसके उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे दोनों पद विशेषण।
मतलब जैसे काला सफेद हो गया, तो काला सफेद क्या होता है, जो चीजें काला सफेद होती हैं उनके लिए प्रयोग होता है। जैसे घोड़ा है, काला सफेद है, तो उसके घोड़ा के लिए आदमी काला सफेद कहेगा ना, दो दो विशेषण एक साथ, मतलब दोनों पद विशेषण, है ना। तो इस तरह की जगहों में दो दो विशेषण प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से उदाहरण यदि आप देखेंगे तो समझ में आएगा। सीटेड में करेक्शन के लिए साइट खुली है, जिसकी कोई गड़बड़ी हो करेक्शन करवा ले। जी बहुत बहुत धन्यवाद शेर बहादुर जी, सभी को आपका मैसेज मिल गया। मेरा नेक्स्ट टाइम से फिल होगा। अच्छा, रितु वर्मा जी लेट हो गए, कोई बात नहीं, आप वीडियो बाद में देख लीजिएगा। चंद्रधर राम, मेरा दोनों है। अच्छा चलिए देखिए, प्रकरण पर बात करते हैं, इस पे नोट कर लीजिए। सामान्यतः जिस समास में दोनों पद विशेषण हो, वहां उभय पद विशेषण कहा जाता है। उभय पद विशेषण कर्मधारय समास होता है। ठीक है, इतनी चीज नोट कर ली। सामान्यतः जिस समास में दोनों पद विशेषण हो वहां उभय पद विशेषण कर्मधारय होता है। कोई कठिन परिभाषा नहीं लग रही, आराम से आप समझ लेंगे, है ना। इतनी चीज आप जान लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी लोग। अभी 1 ईयर का पेपर हो रहा है मेरा। अच्छा चलिए ठीक है, इसमें उदाहरण देख लीजिए। जैसे कृष्ण श्वेता, कृष्ण का मतलब भी काला और श्वेत का मतलब सफेद, मतलब कृष्ण सब काला और श्वेत सफेद, मतलब दोनों पद एक तरह से विशेषण है ना। तो कृष्णा श्वेता यदि यहां पर लिख दें कि अश्वा कर दें तो एक वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, कृष्णा श्वेता अश्वा, है ना। मतलब काला सफेद घोड़ा, तब तो आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना रहेगी। लेकिन समास की बात कर रहा है कि समास में दो पद होते हैं, दो से अधिक भी पद होते हैं, लेकिन ये पद जो है ये एक तरह से संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है, तब फिर उपमानोत्तर पद कर्मधारय हो जाएगी, इसकी विशेषता ये लोग बता रहे हैं। यहां पर केवल इन दोनों को बताने के लिए ये अश्व कि कहां पर ये प्रयोग होता है कृष्णा और श्वेता, इसलिए यहां पर अश्व लिख दिए हैं, ठीक ना। तो कृष्णा श्वेता ये उभय पद विशेषण है, दोनों पद विशेषण है, ठीक ना। काला सफेद कह दे कि ये घोड़ा है, तो घोड़ा कैसा है किसी ने पूछ लिया, तो आपका जवाब रहेगा कैसा है, सफेद और काला है या काला और सफेद है, ठीक है ना। इस तरह से कहेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, दोनों पद जो है विशेषण हो जाएंगे, उभय पद विशेषण में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सतीश यादव आ जाओ सर जी, आप ग्रेट हो, थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रेम स्नेह है। यहां पर फिर सामासिक समास का विग्रह कर दीजिए। कृष्णश्च श्वेतश्च, कृष्णश्च श्वेतश्च, च का मतलब और होता है ना। कृष्ण काला और श्वेत मतलब काला और सफेद, है ना। तो ये चा जब दो बार दो विशेषण होते हैं, दो जगह पे विशेषण दो बार विशेषण प्रयोग होते हैं, तो दो बार ये चा शब्द भी लगता है, ठीक ना। या तो यहां पर इसको बाद में चा करके वाह कर देते हैं, ऐसा लिख सकते थे, लेकिन ऐसा ना लिख के दो बार चा कर दिए हैं। यदि यहां पर भी चा ना रखते, यहां पर फिर यहां पर ना रख के यहां पर चा और वाह लिख देते तो भी वाक्य सही था, लेकिन इसके आगे फिर कुछ ना कुछ हमें लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता, जैसे अश्वा लिखते है ना। तो ये चीज यहां पर ना लिखकर दो जगह चा लिख दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई कठिन ना लगना चाहिए आपको। इसका जो अर्थ होगा
काला और सफेद। तो काला और सफेद किसकी बात हम कर रहे थे? घोड़े की बात कर रहे थे या किसी चीज की बात में जो है ब्लैक एंड व्हाइट? जी सुमन गौतम जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया। रोशनी वर्मा काला और व्हाइट बता रही हैं। चलिए ठीक है, एक इंग्लिश एक हिंदी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए भैया। ठीक है। चरा चरम, चराचरम, चराचरम क्या हो गया? एक चर और अचर संख्याएं आपने पढ़ी होगी, चर और अचर, है ना? तो वही समझ लीजिए कि यहां पर भी चर और अचर की बात कर रहा है कि दोनों विशेषता, कोई संख्या ऐसी है जो चर होती भी है और अचर भी होती है। संख्याएं कैसी होती हैं? चर भी होती हैं और अचर भी होती हैं, है ना? तो इस तरह से वो विशेषण ये भी है, चर और अचर। तो यहां पर चरश्च अचरश्च, ठीक ना? चर और अचर, ठीक है। लेकिन इसमें द्वंद्व समास मत मारिएगा कि काला और सफेद, और यहां पर तो काला सफेद इस तरह, इसको हम मिटा भी दे, मतलब आपको डाउट लग रहा हो या कठिन लग रहा हो तो फिर इसको मिटा देते हैं, ये और ना लगाइएगा। चर अचर ऐसा कर दीजिए, काला सफेद कर दीजिए, और लगा दे बाद में आपको याद रहे, वहां पे परीक्षा में आप द्वंद्व समास मार दें, है ना, काला और सफेद। तो काला और सफेद किसका है? यदि कृष्णश्च श्वेतश्च आ जाए या कृष्णा श्वेता आ जाए तो आप इसमें द्वंद्व मत मारिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। इस पे क्या करें? कर्मधारय समास मारिएगा, ठीक है ना? बहुत याद रखने की बात बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा। चर और अचर यदि पूछ लेगा, ये ज्यादातर पूछता है, चर और अचर। तो चर और अचर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, बिल्कुल नोट कर लीजिए, अभी से माइंड में बैठा लीजिए। चर अचर पूछेगा तो आप चर अचर कर्मधारय समास मारिएगा, नहीं चर और अचर आप अर्थ निकालने के दो पद हैं तो द्वंद्व समास मार दे, तब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना जी? ठीक है ना? इसी तरह से देख लीजिए, रक्ता पीता, आगे देख, अगले उस पे चलते हैं। रक्त पीता, रक्त पीता, रक्तश्च पीतश्च, ठीक ना? लाल पीला, लाल पीला क्या? जैसे मान लीजिए दीपावली का समय चल रहा है, मान लीजिए दीपावली आ रही है, तो दीपावली में लोग रंगोली बनाते हैं ना, तो लाल पीला तमाम सारे कलर लगा के बना देते हैं। तो मान लीजिए दो ही कलर का किसी ने प्रयोग किया, तो रंगोली की विशेषता क्या हो गई? लाल पीले की रंग की रंगोली बनाई गई, ठीक ना? तो कहीं पर भी वाक्य प्रयोग किया जाएगा, तो जैसे मान लीजिए दो ही रंगों का प्रयोग किया गया वहां पर, तो ये विशेषण है, उभय पद विशेषण, ठीक है ना? दोनों पद विशेषण है। इस तरह से आप समझे रहिएगा। बस यही, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और अब आगे चलते हैं द्विगु समास में। हमें भी लगता है कि आपका जितने जल्दी से हम जल्दी समास को समाप्त करें, अगले भी प्रकरण को समाप्त करें, तो हम थोड़ा सा जल्दी में हैं और आपके लिए मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट उदाहरण लेके आते हैं, इसलिए से आप जाने रहिएगा, ठीक ना? द्विगु समास का जो है, यदि आप शाब्दिक अर्थ देखें इसमें द्विगु में, तो द्विगु में ही द्विगु है, द्विगु शब्द में ही द्विगु है, ठीक है? इसमें नोट कर लीजिए। द्विगु शब्द स्वयं में द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक है? प्रथम शब्द संख्यावाची द्विगु, द्विगु का मतलब दो, तथा दूसरा पद संज्ञा
गु। गु को गो कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है गाय। ठीक, इतना चीज नोट कर लीजिए। द्विगु शब्द स्वयं में द्विगु समास का उदाहरण है। प्रथम शब्द संख्यावाची द्विगु है और द्विगु का अर्थ होता है दो, तथा दूसरा पद संज्ञा है गु। द्विगु को यदि हम ऐसे तोड़ें, द्वि प्लस गु, तो द्वि का मतलब दो और गु का मतलब गाय, तो क्या हो गया? दो गाय। दो गाय में पहला पद जो है संख्यावाचक है और दूसरा गाय है, संज्ञा है ना, तो गाय के लिए कह रहा, तो दो गाय। तो दो यहां पर पूर्व पद जो है संख्या यदि रहती है तो वहां पर द्विगु समास होता है। संख्या पूर्वो द्विगु इसका सूत्र होता है। तो पूर्व में क्या होता है, यदि दो शब्द संख्या लिखी हो, कोई भी संख्या लिखी हो और बाद में कोई संज्ञावाची शब्द हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। ठीक है सर, कमेंट ज्यादा मत पढ़ा करिए, ज्यादा टाइम इसी में चला जाता है। संगीता मौर्य जी, अच्छा जी, बिल्कुल। चलिए अब नहीं पढ़ेंगे भैया, लेकिन हमें लगा करता है किसी को कोई दिक्कत ना हो, तो सभी लोग थोड़ा सा मतलब सभी को आए, बस ये हम चाहा करते हैं। इतना नोट कर लीजिए, द्विगु शब्द को जो है परिभाषित किया गया है, इसको पहले जान लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक ना। अब इसमें जो है हेडिंग डाल लीजिए, संख्या पूर्व द्विगु। संख्या पूर्व द्विगु, ठीक ना, ये सूत्र है, इसको नोट कर लीजिए। संख्या पूर्व द्विगु। सभी लोग आप लोगों की प्रॉब्लम कैसे समझ सकेंगे अगर कमेंट नहीं पढ़ेंगे तो? जी बिल्कुल शेर बहादुर जी, आप हमारी भी समस्या समझते हैं और सबकी समस्या समझते हैं। माइक्रो टीचिंग नहीं हुई थी, अच्छा अच्छा, बीएड डीएलएड की भी बात यहां पर चल रही है क्या भैया? इसमें नोट कर लीजिए, जब प्रथम पद संख्यावाची हो तथा दूसरा पद कोई संज्ञा हो, तो वहां द्विगु समास होता है। ठीक है, जब प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद कोई संज्ञा हो तो वहां पर द्विगु समास होता है। ठीक ना, इतनी बात सभी लोग नोट कर लिए। अब उदाहरण देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। मेरे कॉलेज में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, अच्छा फालतू की बात है हमारे लिए। जैसे पंच खट्वा, पंच खट्वा, खट्वा मीन्स होता है खाट, चारपाई। ठीक ना, तो पंच खट्वा क्या हो गया? पांच चारपाइयों के विषय में कह रहा है ना। तो पांच चारपाई मतलब पहला शब्द जो है इसमें संख्यावाची है और संख्यावाची पहले पद से होने से क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। बहुत आसान है, आप समास इस समय पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए दुनिया का सबसे आसान समास इस समय चल रहा है। ठीक है, इस पे इसका सामासिक विग्रह जो होगा वो लिख लीजिएगा। पंचानाम खट्वानाम समाहारा। पंचानाम खट्वानाम समाहारा मतलब पांच चारपाइयों का समूह। इसका जो अर्थ होगा, पांच चारपाइयों का समूह।
आपके घर में रिश्तेदार आते, सगाई वाले जब आपको देखने उखने आएंगे, तो जब चारपाइयों का ये समूह दिखाई देगा वहां पे, तो चाहे 5 हो चाहे 10 हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां द्विगु समास मार दीजिएगा, है कि नहीं। जब बहुत सारी चीजें दिखाई दे, संख्या में हो, गिनती मारिए भैया यहाँ पर द्विगु समास है ना। जब इस तरह से आपको हर जगह दिखाई देने लगेगा ना, तो आप समझ लीजिए द्विगु समास आपके रोम रोम में बस जाएगा। समास कोई भी प्रकरण रहेगा, जब आप व्यवहारिकल देखेंगे ना, तो आपके रोम रोम में चलने लगेगा वही चीजें, ठीक है। पंचमूली, पंचमूली जैसे मेरे पेपर, अच्छा ठीक है। पंचमूली देख लीजिए, इसका जो सामासिक विग्रह होगा, पंचानाम मूलानाम, पंचानाम मूलानाम समाहारा, समाहारा। पंचानाम मूलानाम समाहारा। मूल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब होता है जड़। मूल का मतलब क्या होता है, जड़। तो 5 जड़ों के समूह को, जैसे कोई औषधि बनाई जाती है, तो विशेष विशेष वनस्पतियों की जड़ को इकट्ठा करके क्या करते हैं, एक औषधि तैयार करते हैं, तो उसमें पंचमूली उसको कहते हैं। क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए 5 विशेष वनस्पतियों की जड़ को मिलाकर एक औषधि तैयार की गई, तो वहां पर क्या कहेंगे, उसका सामासिक जो विग्रह बनाएंगे उस पंचानाम मूलानाम समाहारा, तो क्या हो जाएगा, पंचमूली हो जाएगा। और इसका जो है अर्थ इसी तरह से लिख लीजिए, 5 वनस्पतियों की जड़ का समूह। पांच वनस्पतियों की जड़ का समूह, ठीक है। इतना चीज जान लीजिए। और देख लीजिए, जैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचवटी। पंचवटी का नाम आप बहुत सुने होंगे। पंचवटी रामायण में ये प्रकरण पंचवटी का आया हो गया है ना, पंचवटी का नाम बहुत बार सुने होंगे। तो ये विशेष शब्द है, इसको भी थोड़ा सा इसके विषय में जाने रहिएगा। पंचानाम वटानाम समाहारा, पंचानाम वटानाम समाहारा, ठीक ना। तो अब इसका क्या अर्थ लिखेंगे, 5 वृक्षों का समूह। जो पंचवटी बनाई गई थी रामायण में, आपने देखा होगा, वहां पर 5 वृक्षों का समूह था, जहां पर उनके रहने का विशेष व्यवस्था की गई थी, राम लक्ष्मण और सीता की, ठीक ना। तो वो 5 वृक्षों के जो है समूह का जो इकट्ठा हुआ है समूह था, उसको पंचवटी कहा गया, ठीक ना। इतनी चीज जाने रहिएगा। इसका अर्थ लिख लीजिएगा, यहां पर जगह है नहीं है, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, अर्थ जाने रहिएगा। 5 वृक्षों का समूह, इसका अर्थ होगा पंचवटी में। यदि आपसे पूछेगा कौन समास, पंचमूली में पूछेगा, पंचखट्वा में पूछेगा, तो आप बताइएगा द्विगु समास, ठीक है ना। और 1-2 उदाहरण देख लीजिए। नवरात्रम, ये अभी आपके सवाल पूछा गया था टेस्ट में यहां पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवरात्रम, नवरात्रम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नवानाम रात्रिणाम समाहारा। अभी आपके टेस्ट में यह सवाल रखा गया था नवरात्रम, तो नवानाम रात्रिणाम समाहारा, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी द्विगु समास होगा। नवरात्रियों का विशेष समूह जो कार्तिक और एक किस महीने में आता, अगहन वाले में शायद आता है ना। तो नवरात्रि के जो विशेष 9 दिनों की रात्रि होती, रात्रियां तो बहुत होती, लेकिन वो विशेष समूह जो होता है वो नवरात्रि में माता रानी की पूजा के लिए होता है, इसलिए उस विशेष शब्द को यहां पर समूह के रूप में रखा गया, क्योंकि वो 9 रात्रियों का विशेष अर्थ था, ठीक ना। तो नवरात्रि का, 9 रातों का समूह, 9 रातों का समूह, ठीक है। इतनी चीज थी। चलिए 1-2-4 उदाहरण हम कल बता देंगे। कभी बता दें सर। चलिए और नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद क्लास को रोकते हैं, ठीक है ना। जैसे त्रिलोकी देख लीजिए, सभी में जो है पहला पद जो है आपको संख्यावाची मिलेगा। जितने भी शब्द रखे गए, पहला शब्द क्या था, संख्यावाची रहा। इसके बाद में संज्ञार्थक था, है ना, संज्ञार्थक शब्द था। तो त्रिलोकी का क्या हो जाएगा, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, ठीक ना। 3 लोकों का समूह। ऐसा ना करिएगा कि 3 लोकों को जो पालन करने वाला त्रिलोकी भगवान को नाम लेने लगे कि भैया त्रिलोकी कोई त्रिलोकीनाथ है जो
तीनों लोगों के पालनहार हैं, पालक हैं, है? तो ऐसा नहीं है, ये केवल 3 लोगों का नाम यहाँ समूह पे रखा गया है। यदि 4 होते तो चारों को समूह में रखा जाता है ना। तो इस तरह से जितने लोग हैं उनको एक समूह में रख के बताया गया कि इतने लोग हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात जाने रहिएगा। और देख लीजिए, पंचगवम, पंचानाम गवानाम समाहारा, पंचानाम गवाम समाहारा कर दीजिए इसको, गवाम समाहारा, पंचानाम गवाम समाहारा। तो 5 गांव, गवाम का मतलब यहां पर गांव से है। मान लीजिए विशेष गांव होंगे, किसी 5 गांव में कुछ विशेष बातें होंगी, इस वजह से उनको इकट्ठा रखा गया, तो इसलिए उसमें क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। तो इसमें इसका अर्थ हो जाएगा 5 गांवों का समूह। ठीक है, नवरात्रि का बताना सर। अच्छा, नवरात्रि का होता है भैया नवरात्रों का समूह। नवरात्रि का समूह, जो रात्रि, जो कार्तिक में जो नवरात्रि मनाई जाती है, या एक और महीने में किसमें मनाई जाती है, तो अगहन में शायद, क्या, तो ये 2 महीने में जो नवरात्रियों का विशेष समूह जो होता है, नवरात्रि, वैसे रात्रि तो हर दिन आती है, आप किसी रात्रि का समूह बनाएंगे, लेकिन जहां जहां पर विशेष बातें होती है उस चीज का नाम रखा गया, ऐसे नहीं किसी चीज का नाम रखा। तो नवरात्रि जैसे आप जानते हैं, तो नवरात्रि में कुछ विशेषता रही है, इसलिए इसको नवरात्रि यहां पर रखा गया। ठीक है ना। तो यही नवरात्रि में कौन सा समास आपसे पूछेगा, तो नवरात्रि में आपसे पूछेगा जब समास की कौन सा है, तो आप बताइएगा द्विगु समास है। ठीक है ना। बस आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल तैयार रखिए सब कुछ। मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक है, ना गर्मी है ना ठंड है, आपके लिए बेहद बेशुमार है मौसम जो है। तो इस तरह से आप पढ़ाई बढ़िया से करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए और पढ़ाई करते रहिए। नमः संस्कृताय।